परिवारवाद का आरोप आपके ऊपर लगता है, दुख होता है? मुझे कभी कभार हंसी आती है। नरेंद्र मोदी जी के लिए रोटियां परोसी थी आपने, उनकी सेवा का भी एक अवसर मिला। तो आप यूपी के पहले एक्टिव मेंबर बने थे, कैसे हुआ? फिक्की यंग लीडर्स फोरम से भी जुड़े हुए हैं कि ऐसे समय में जब नौकरी, चाहे सरकार की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। आप ऐसे समय में नौकरी मेले लगा रहे हैं। नौकरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से वो परिवार को भी सशक्त बनाने का काम करता है। युवा नेता और पुराने नेता दोनों में क्या फर्क आपको नजर आता है? पुराने नेताओं ने बहुत संघर्ष और समर्पण का परिचय दिया है। आपको संस्कारों की राजनीति का नेता कहा जाता है। जो बात ठीक न लगे का विरोध करना चाहिए, पर विरोध की भी एक अपनी मर्यादा होती है। आपको नेताजी राजनाथ सिंह जी का सेनापति भी कहा जाता है। 16 जनवरी 2023 को आपने राष्ट्रीय स्तर पर डबल कैटेगरी में बैडमिंटन का मैच खेला। मैं खेल और खिलाड़ी दोनों का बहुत आदर करता हूँ। भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए क्या मुद्दों पर काम किया? आपके पिता राजनाथ सिंह के बीच में रिश्ता कैसा है? तो आपकी पत्नी की और आपकी मुलाकात कैसे हुई? बस बात जम गई सो जम गई। अब जो है, अब तो एक लंबा समय निकल गया। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू एमके टॉक्स। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि देश की राजनीति में जिस परिवार से वो आते हैं, परिवारवाद का आरोप भी लगता है, लेकिन उस आरोप से आगे निकलते हुए हमने पिछले कई सालों में देखा है कि उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बनाई है, लोगों के बीच में जाकर काम किया है। उस परिवारवाद से आगे निकलते हुए नीरज सिंह एक अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नीरज सिंह जी। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल मोहसिन जी, पहले और बधाई आपको। आपने एक बहुत ही सशक्त माध्यम ये जो चुना है, मुझे लगता है इसके माध्यम से आप जनता तक और अपनी बात, अपने जो भी गेस्ट हैं उनकी बात लोगों तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच भाई। आपके शब्द हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। आपसे हमेशा आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। आपसे बहुत सारी बातें हम करेंगे। जब आप यहाँ आ रहे थे आपसे बातचीत करने के लिए, तो हमने रिसर्च किया, लोगों से भी पूछा, तो तमाम सवाल आपको लेकर आए हैं जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। उन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले आपको हम देख रहे हैं एक लगभग 1 दशक से भी ज़्यादा हो गया है आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, अलग अलग मुहिम भी चलाते रहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी एजुकेशन को लेकर आपकी शिक्षा किस तरीके से हुई, शुरुआत वहाँ से करते हैं, फिर तमाम विषयों पर हम जाएंगे। स्कूलिंग आपने कहाँ से करी थी? देखिए, हमने अपनी स्कूलिंग जो है मिर्ज़ापुर करके एक स्थान है, जो पहले मिर्ज़ापुर जिला होता था, अब मिर्ज़ापुर और अब उसी से सोनभद्र और थोड़ा सा भदोही का भी पार्ट जो है उससे बनकर वो जिला बना है। उस मिर्ज़ापुर के लॉरेंस स्कूल से हमने स्कूलिंग करी है। और उसके बाद जब मेरे पिता प्रदेश के शिक्षा मंत्री हो गए, तो हम लोग लखनऊ, हम लोग परिवार सहित हम लोग शिफ्ट हो गए, और वहाँ पर महानगर बॉयज़ करके एक स्कूल है, वहाँ से हमने अपनी स्कूलिंग करी है। तो प्राथमिक शिक्षा हमारी मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और लखनऊ में ही। आपने शुरुआत वहाँ से करी, उसके बाद आप लीड्स में भी चले गए और वहाँ से आपने पीएचडी करी, तो आप डॉक्टर साहब बन गए फिर? नहीं, मैंने इसके बाद बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से, गोविंद राम सक्सेना इंस्टीट्यूट से। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर भी हूँ। अच्छा। और उसके बाद मुझे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिली और मैंने एग्ज़ाम दिया। उससे पहले मेरा सायन में, मुंबई में एक इंस्टीट्यूट होता था वेलिंकर्स, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। पर फिर जब कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिल गई तो कम खर्चे में बाहर पढ़ाई कर आ गया। कई लोग कहते हैं कि राजनेता के बेटे वहाँ चले गए, पर ये जानकारी नहीं करते कि हम लोग बहुत ही मेहनत जत्न से स्कॉलरशिप प्राप्त करके फिर इसके बाद वहाँ पर पढ़ने गए, और वहाँ से मैंने अपना पीजीडीएम किया। और पीजीडीएम के बाद मैंने फिर अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करी। लीड्स से ही आपने? नहीं, वो मैंने यहाँ इंडिया से करी। तो आपने अलग अलग संस्थानों में आपने पढ़ाई करी है, बाहर भी आप विदेश में भी गए हैं। आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, अनुभव कहाँ रहा? कौन से संस्थान को आप कहेंगे कि यहाँ सबसे अच्छी यादें मेरे जुड़ी हुई हैं, यहाँ सबसे अच्छा माहौल? देखिए, बचपन के दिन सबसे अच्छे होते हैं, और जो उस समय आपकी मित्रता हो जाती है, वो सभी मित्र जो हैं कहीं ना कहीं किसी स्वार्थवश आपसे नहीं जोड़ते हैं। आप क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है, यह उनके लिए मायने नहीं रखती।
और मुझे अच्छा लगता है, मैं जिस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मुझे भी रीढ़ वाले लोग ही पसंद आते हैं। और मेरे जितने भी अभिन्न मित्र हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम स्कूल डेज, और इसलिए मुझे उनके साथ उठना बैठना और अपना सुख दुख सब साझा करना, और अनवरत इट्स बीन मोर देन 30 ईयर्स, वो 30 साल से भी ज़्यादा हमारे मित्र हैं। और मुझे लगता है अब जितना भी समय जीवन में बचा है उसमें भी मित्र ही रहेंगे। कौन कौन मित्र हैं, अगर आप नाम, आपके टॉप 5 दोस्त अगर मैं गिनना चाहूँ, कौन है? देखिए, नाम लेना तो यहाँ उचित नहीं होगा, पर एक तो पत्रकारिता क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनका नाम ब्रजेश है, और हमारे विवेक परिहार हैं, प्रवीण हैं, ये सब लोग हमारे स्कूल के दोस्त हैं। और मैं मानता हूं कि अब तो वी आर मोर लाइक अ फैमिली, परिवार ही हैं जी। और वैसे तो मैं जानता हूं अगर मैं 3 का नाम लूंगा तो 30 मेरे से नाराज होंगे, बहुत सारे बुरा बात। पर ये सूची लंबी है, पर निश्चित रूप से इन लोगों के साथ ही प्रमुख रूप से मैंने अपने जीवन का बाल्यकाल निकाला है, और अभी भी हम लोग कई विषयों पर एक दूसरे से चर्चा करते। मुझे लगता है ज्यादातर व्यूअर जानते भी होंगे, लेकिन एक बार यहाँ मेंशन मैं कर देता हूँ। आप देश के जाने माने राजनेता राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, सुपुत्र हैं। जो आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपने बताया, खुद बताया कि आपने स्कॉलरशिप लेकर आप बाहर पढ़ाई करने गए, स्कूल में किस तरीके से, और फिर कॉलेज में, और उसके बाद मास्टर्स के लिए। इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप राजनीति में आए। क्या पिताजी की वजह से विरासत को संभालने के लिए आप राजनीति में आए, या आपने खुद ये सोच लिया था बचपन में कि नहीं मुझे राजनीति में ही जाना है, या कोई दबाव था? क्या कारण रहा? देखिए, मैंने सही बताऊं, मैंने नौकरी भी करी है। मैंने करीबन 7 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम भी किया हुआ है, और राजनीतिक क्षेत्र में झुकाव का अगर मैं प्रमुख कारण बताऊं तो मैंने देखा कि परिवार के अंदर सेवा के भाव से जब पिता कार्य करते देखता था, और चाहे जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश में नकल माफिया पूरी तरह से व्याप्त होता था। तो जब उन्होंने शिक्षा मंत्री बनी तो हम लोग बहुत छोटे शहर से आए, मिर्जापुर से। लखनऊ हमारे लिए बड़ा जगह था, बड़ा स्थान था, पर उन्होंने कभी भी हम लोगों को उसका एक्स्ट्रा लेवरेज लेने का उन्होंने हम लोग नहीं दिया कि भाई हम लोग अब किसी मंत्री के बेटे हो गए हैं। ये वो उनको मैं देखता था कि किस तरह से परिवर्तन ला सकें। और शिक्षा, लोग कहते थे उस समय जो समर्थक थे कि अरे ये जो है माध्यमिक शिक्षा दे दिया और आपका तो स्ट्रेचर उससे बड़ा है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी पोर्टफोलियो छोटा या बड़ा नहीं होता, आपका काम, आपका कृतित्व तो आपको छोटा या बड़ा बनाता है। और तो उन्होंने एंटी कॉपिंग एक्ट लेकर आए, और उत्तर प्रदेश जहां पर 55% से ज्यादा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जाता था, वो 14.7 और 17.6% तक रह गया। तो पूरा नकल माफिया को उन्होंने समाप्त किया। फिर जैसे कृषि मंत्रालय में मैंने देखा, कृषि मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने किसानों को जो क्रेडिट कार्ड को जो आप देखते हैं उनका लाया हुआ, जो किसान जिनको ऋण मतलब किसी जैसे कम कॉर्पोरेट को जिस दर पर ऋण मिलता था उसी दर पर किसानों को मिलता था, उसको घटाकर ऑलमोस्ट 7% कर देने का काम उनके समय में हुआ। तो मैंने देखा समाज के अंदर एक व्यापक परिवर्तन लाने का काम वो राजनीतिक क्षेत्र से कर रहे थे। और तो मुझे भी लगा कि ये एक सशक्त माध्यम हो सकता है। अगर आप ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें तो समाज में आप अपने काम से प्रतिष्ठा पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि अगर जीवन ईश्वर ने आपको दिया है तो कोई ऐसा सकारात्मक काम करते चलिए जिससे समाज के अंदर एक सकारात्मक बदलाव आ सके। इस वजह से राजनीति के अंदर मैं कहूँगा कि मेरी भी रुचि बनी। कभी पिताजी से आपकी बात हुई थी राजनीति में आने से पहले कि भाई मुझे राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? उनकी तरफ से कोई सलाह ऐसी कोई? नहीं, उनकी तरफ से कभी कोई बाध्यता नहीं रही। उन्होंने जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं किया तैयारी, वहाँ से मैंने स्वयं ही अपने कॉलेज का चयन किया। जब मैं कॉर्पोरेट में गया तो स्वयं ही मैंने जिस कॉर्पोरेट में काम करना उसका चयन किया। और जब मैंने उसको छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चालू किया तब भी उन्होंने कहा कि अपने भविष्य के फैसलों को लेकर, क्योंकि आप सब लोग अब वयस्क हैं, बड़े हो गए हैं, तो आप सब लोग लीजिए
और हमने अपने जीवन के निर्णय स्वयं ही लिए हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हुए उन्होंने कभी भी, मुझे लगता है किसी चैनल में ही उन्होंने कहा था कि कभी भी उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष से हमें कुछ मिल जाए, किसी बेटे को कुछ अहदा मिल जाए, बेटे को कुछ वो मिल जाए, वो कभी उन्होंने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता है पार्टी में या फिर अक्रॉस द पार्टी लाइन कि हमें किसी तरह का कोई पद या लाभ जैसी स्थिति बन पाए। तो वो हम लोग की इन चीजों में ये सच्चाई है। कभी भी ये सुनने में भी नहीं आया कि राजनाथ जी ने कभी किसी चीज के लिए प्रमोट करने के लिए, किसी भी लाभ के लिए आपके लिए कहा गया हो। इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि आप लगातार मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आपके ऊपर कभी कभी आरोप लगता है कि परिवारवाद का आरोप आपके ऊपर लगता है। दुख होता है सुनकर? कैसी, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं आप? मुझे दुख नहीं होता। मैं जो ये आरोप लगाते हैं, मुझे उनके मानसिक स्तर पर मुझे कभी कभार हंसी आती है, क्योंकि अगर मैं जो करीबन 1.5 दशक से ज्यादा राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हूँ, और यू विल बी अमेज्ड टू नो, मैं आज तक मैंने कोई पार्टी का पद तो संभाला ही नहीं। मैं कोई विधानसभा या पार्षदी तक का चुनाव तो मैं लड़ा नहीं। मैं तो केवल काम कर रहा हूँ, अटल स्वास्थ्य मेला लगाता हूँ, लोगों को, जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको इलाज मिल सके। मैं रोजगार मेले लगाता हूँ, लोगों को रोजगार मिल सके। पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचे, उसके लिए काम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस पार्टी से जुड़कर कई हजारों कार्यकर्ताओं ने, स्वयं मेरे परिवार में पिता ने जब एक सकारात्मक परिवर्तन किया है, तो उस पार्टी के कार्यक्रम योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाना चाहिए। देखिए, जिस किताब को मैंने पढ़ा उसमें लिखा गया ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है तो उसका एक सामाजिक दायित्व भी होता है। उस सामाजिक दायित्व को हम पूरा कर रहे हैं। वो राजनीतिक क्षेत्र एक माध्यम बना हो उसका, तो ठीक है, पर वो लोग कहें कि हमने इसे कुछ राजनीति से प्राप्त किया है, तो मेरे पिता इस बात को बड़े खुले मंच पर उन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्टया भी मेरे या मेरे परिवार पर कोई आरोप सिद्ध हो गया तो मैं ठोकर मारकर राजनीति को घर पर बैठूंगा। तो जो ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उन्हें फिर से जाकर एक बार अपनी, उसको इंग्लिश में शब्द होता है माइंड बॉगलिंग, तो वो अपना देखें और फिर इसके बाद आरोप लगाएं। और परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण कई विपक्षी पार्टियों में हो, पर मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। आज केवल मैं अपने तक ही अपनी बात को सीमित रखूंगा। जी। इसीलिए हम चाहते थे कि आपका वर्जन इस मामले पर चला जाए जनता के बीच में, क्योंकि रहे सहे ये सवाल बार बार बीच में लोगों के बीच में आता है। आप 2002 में आपने बीजेपी ज्वाइन करी थी, अगर जानकारी सही है, तो लगभग 23 साल से लंबा समय हो गया आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में है। इस 23 साल के समय में आपकी सबसे जो जबरदस्त याद हो, कोई मेमोरी हो, आपको याद आता हो कि ये लम्हा मेरी राजनीतिक जीवन का सबसे यादगार लम्हा था, जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया या यादगार लम्हा बन गया हो जिंदगी भर के लिए? देखिए, ऐसे कई वाक़ये हैं, पर मैं जिस परिवार से हूँ उसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको बहुत ऊंचा दर्जा हमने देखा है। और मुझे याद है कि जब मिर्ज़ापुर से उनकी ट्रेन गुजर रही थी, तो हमें कहा गया कि खाना पहुंचाने को, तो केवल खाना पहुंचाने के लिए गया था, पर उनकी एक ग्लिम्स, उनको एक बार देखना ही, और अपने आप में वो एक ऐसा क्षण था मेरे लिए, जो मेरे को लगता था कि भाई ये व्यक्ति है जिसने एक संगठन को खड़ा किया है, जो संघर्ष और समर्पण को समर्पित है। सत्ता की लोलुपता से सत्ता की प्राप्ति के लिए ये व्यक्ति काम नहीं करता है। कैसे अपने आप को तमाम तरह के लोभ लालच से हटाकर राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उनकी एक ग्लिम्स मात्र जो है, वो मुझे बहुत ही याद रहती है। मैं अभी भी, आपने तुरंत कहा, ये प्रश्न किया, और मेरे सामने वही क्षण मेरे सामने से गुजर गया। पर वो भी क्षण था जब लखनऊ में उनकी अस्थियां आई, तो उसमें जो है, उस अस्थियों को जो है कंधा देकर जनता दर्शन के लिए जब वो जा रही थी, तो वो दुख का क्षण भी देखा। पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक डिफरेंट लीग थे, और
उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे उनको भी उनके लिए टिफिन लाने का, तो उनके लिए भी, हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी रोटियां परोसने का अवसर मिला। उस समय वो प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम की घोषणा माननीय जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए रोटियां परोसी थी आपने? हाँ जी, वो उस समय वो हमारे माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उनकी घोषणा होनी थी जी। तो आवास पर आए थे, तो बैठे थे, तो जैसे हमारे घर में कोई भी अतिथि आता है तो हम लोग स्वयं ही देखते हैं कि उनकी सेवा शुश्रूषा हो सके जी। और प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी, तो उस मतलब मैं कहूँगा कि उस समय भी विश्व के सबसे प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक थे, तो उनकी सेवा का भी एक अवसर मिला। तो वो भी, ये सारे वाक़े हैं जो बड़ा इनको देखना ही अपने आपको प्रेरित करता है जी। तो मैं याद रखता हूँ ये सब समय। बिल्कुल याद रखना चाहिए। और 23 साल के अंतराल के दौरान आपने क्या जिम्मेदारियां निभाई, अगर आप संक्षेप में थोड़ा बता सकें? ये 23 साल का राजनीतिक करियर आपका रहा 2002 से लेकर अब तक। देखिए, मैंने सदैव ही सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ही काम किया है जी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस 23 वर्षों में पार्टी का कोई भी औपचारिक पद मैंने ग्रहण नहीं किया और मैंने कभी किसी से जाकर इसके लिए कहा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं ये अगर काम करूंगा तो फिर हम कई तरह के प्रश्न लोग खड़ा करेंगे। पर एक लंबा समय जब काम करते करते स्वयं ही पार्टी विचार करेगी कि जब एक व्यक्ति बिना किसी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के केवल पार्टी के आचार विचार संस्कार को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम कर रहा है, तो स्वयं ही पार्टी जो है देखेगी और जहां पर भी वो मेरा उपयोग करना चाहेगी करेगी, चाहे वो काम कहीं पार्टी के लिए दरी बिछाने का हो या फिर पार्टी के लिए किसी बड़े से बड़े धुरंधर के सामने सीना अड़ाकर खड़े होने का हो। तो जो भी मंच मिलेगा उसमें हम तैयार हैं। कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज हम कमल हैं, तो जो भी बन पड़ता है करते चले आए हैं और करते रहेंगे। पता नहीं लोग इसको केवल पार्टी के रूप में देखते हैं, मैं तो इस पार्टी और मेरी आयु करीबन बराबर है, मैं तो इसको परिवार के रूप में देखता हूँ। नहीं, पद के प्रति तो आपकी लालसा कभी नहीं दिखी, आपको हमने हमेशा मेहनत करते हुए देखा है। लेकिन अगर हमारी जानकारी सही है तो आप यूपी के पहले एक्टिव मेंबर बने थे? जी जी, हाँ जी। ये कैसे हुआ, कैसे? नहीं, मैं सदस्यता अभियान, आपको मैं बताऊं कि जो पार्टी का जो ऑनलाइन सदस्यता अभियान था, ये करीबन 2014 में जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का घोषणा हो गई थी, तो हमने सोचा कि जो एक आम आदमी पार्टी का प्रभाव जो है दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए उत्तर प्रदेश में वो पांव पसारने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम एक सदस्यता अभियान हम लोग भी चलाए। और हम लोगों ने भी जहां जहां उनके सदस्यता के लिए लोग बैठते थे, हमने भी पास में ही अपने स्टॉल्स लगाए और हमारी भगवा टोपी पहनकर सभी जो है कार्यकर्ता उतर गए। ये हम लोग का व्यक्तिगत प्रयास था और हमने उस प्रकल्प को नाम दिया वॉलंटियर्स फॉर नमो। हाँ, और फिर हमें लगा कि जब लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला तो हमने कहा कि क्यों ना एक टोल फ्री नंबर ले लिया जाए। हमने टोल फ्री नंबर लिया और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीबन 2,72,000 पूरे संसदीय क्षेत्र में हमने वॉलंटियर जोड़े। और उसका प्रभाव ये रहा कि जनरल वीके सिंह जी, जो बाद में माननीय जी के बाद उस संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने आए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5,70,000 से बड़ौदा से जीत कर आए थे। इसके बाद 5,66,000 से वो गाजियाबाद की संसदीय सीट जीते। और नमो टी स्टॉल भी हम लोगों ने उसी समय लगाना चालू किए सब। और सदस्यता अभियान, फिर जब पार्टी का सदस्यता अभियान भी चला तो उस समय भी हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग की मीटिंग यहाँ पर कार्यालय पर हुई। 2014 की बात है, जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय ये कैंपेन चला, तो उस समय भी हम लोग बुलाए गए कि कैसे क्या किया था। हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा करी।
अब जब 2024 में सदस्यता अभियान हुई तो मुझे अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली थी, और वहाँ पर भी हम लोगों ने सदस्यता खूब जोड़ी। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पार्टी ने जब सदस्यता का यहाँ पर भी काम दिया तो लखनऊ का पूरे राष्ट्र में सदस्यता जोड़ने में पहला स्थान था। और जब लखनऊ का पहला स्थान था तो मैंने कहा कि जो सक्रिय सदस्य भी जो है मैं सबसे पहले बनूं, तो मैंने सबसे पहले सक्रिय सदस्य, सबसे पहले आप एक्टिव सदस्य बने जी। जबरदस्त। आप फिक्की यंग लीडर्स फोरम से भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फिक्की एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट जगत के लोग जो एक किसी ओपिनियन मेकिंग या फिर किसी एक सरकार को नीतिगत रूप से वो चाहते हैं कि कॉर्पोरेट के लिए वो कुछ नीति निर्धारण करे, तो वह एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर सारे इंडस्ट्री जगत से जुड़े हुए लोग वहां पर पहुंचकर अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, और फिक्की उसको उस इन अ फॉर्म ऑफ बिल सरकार उसका जो भी इंडस्ट्रीज को जो लाभ पहुंचाने वाले नीतिगत चीजें हैं उसका निर्धारण करे। तो फिक्की एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके माध्यम से हम लोग इंडस्ट्रीज की एक आवाज है, और ये सबसे पुराना चेंबर है इंडस्ट्री का, तो उससे जुड़कर एक काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जब इन्वेस्टर समिट हुआ तो फिक्की के ही प्लेटफॉर्म से हमें जाने का मौका मिला कुछ नेबरिंग कंट्रीज में, जिससे हम उत्तर प्रदेश के लिए भी जो हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक सपना देख रहे हैं, तो इन्वेस्टर समिट में हम उन्हें इनवाइट करें, और कई लोग आए भी। और अच्छा लगता है विभिन्न प्लेटफॉर्म से सकारात्मक काम होता चले, तो यह भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम कुछ सकारात्मक करने। आपने कामों की बात करी तो कामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बहुत समय निकल जाएगा अगर सारे काम मैं यहाँ गिनाऊंगा। आप बहुत विजनरी व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन मुख्य काम तो गिनाने जरूरी है और लोगों के बीच पहुंचने चाहिए। लखनऊ में आपने नौकरी मेले लगाए, ये विचार कहाँ से आया और इसका क्या फायदा मिला? देखिए, मुझे लगता है कि इसे लेकर बहुत चर्चा हुई थी। हाँ, मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में नौकरी एक मतलब एक लंबी पढ़ाई के बाद अगर नौकरी एक वो होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से वो देश की आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी तो सुनिश्चित करता ही, कहीं ना कहीं परिवार को भी सशक्त बनाने का काम करता है, और स्वयं भी वो सशक्त बनता है। जब व्यक्ति सशक्त बनेगा, परिवार सशक्त बनेगा, तभी राष्ट्र भी सशक्त का भी वो माध्यम बन सकेगा। और ये नौकरी मेले में हमारे व्यक्तिगत प्रयास से फिक्की जैसे प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग करके कई कंपनीज को हम लोग इनवाइट करते हैं। उत्तर प्रदेश के रोजगार मंत्रालय से लेकर दिल्ली के नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सबको हम लोग रोपिन करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 2 रोजगार मेलों में हमने 10,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स को हमने जो ऑफर लेटर्स दिए हैं। और एक सशक्त युवा ही जो है एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है, तो कई ऐसे सॉफ्ट स्टोरीज भी उसमें मिलते हैं। कोई एक जैसे मैं पिछली बार बताऊं, एक विकलांग बिटिया आई थी जी, तो वो भी नौकरी के तलाश में आई थी, बहुत परेशान दिख रही थी। मैंने बोला बेटा आप प्रयास करो, आपके जो है योग्यता अनुसार कंपनी देखेगी तो आपको चयन करेगी। तो मैंने 1-2 जगह उसके संदर्भ में बात करी और कहा कि आप लोग इनका इंटरव्यू लीजिए। तो बहुत परेशान थी कि घर में मुझे लोग बोझ समझ रहे हैं और मैं जो है विकलांग भी हूँ और ये। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा आप दो, आप करो। और उसने वहाँ इंटरव्यू दी और उसका चयन हो गया और उसको करीबन 25,000 की नौकरी मिली, जो वहाँ पर लाइबिलिटी के रूप में वो देख रही थी। जब वो वापस घर लौटी तो एसेट बन कर गई। तो ऐसे कई सॉफ्ट स्टोरीज हैं और मुझे लगता है कि मुझे भी उस भाव में ही मुझे ईश्वर का वास दिखता है, इसलिए मैं
इस तरह के प्रकल्प बराबर बढ़ाता रहे। लेकिन ऐसी स्टोरीज जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए, और मुझे लगता है मैं ये सवाल भी आपसे पूछने वाला था कि ऐसे समय में जब नौकरी, चाहे सरकार की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। आप ऐसे समय में नौकरी मेले लगा रहे हैं, ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? आपको लगा नहीं कि बहुत बड़ा चैलेंज है? और नहीं, अगर आप सही डर दिशा का में भाव काम, कभी नहीं आया आपके नहीं, सामने? सही दिशा में अगर आप काम करने लगे ना तो दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हम अनावश्यक नकारात्मकता का वातावरण बनाते हैं। जी। आप जब भी मैं इस तरह के कोई भी प्रकल्प करता हूं और मैं किसी से मदद भी मांगता हूं, तो मैं एक हाथ मांगता हूं मदद के, और हजारों मदद के हाथ उठ खड़े होते हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और मैं तो यही कहता हूं कि विश्वास का भाव खत्म होता जा रहा है एक दूसरे पर। आप कोशिश करिए और देखिए, कई लोग जो चाहते हैं, अगर उनको दिशा बस दिखाने वाला होना चाहिए, वो चाहते हैं कि समाज में कोई अच्छा परिवर्तन हो, उनके क्षेत्र का विकास हो, देश का नाम रोशन हो, अच्छी मानसिकता के लोग हैं। और जब मैं ऐसे प्रकल्प करता हूं तो जो वहाँ के लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर जो लोकल जो मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से लेकर कई लोग आगे बढ़कर जो है अपना सपोर्ट देते हैं, और उनके भी जो एक तरह से उनके भी जो विभाग होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जो काम करते हैं, उनको भी वो हमसे जोड़ते हैं, अपने डेटा को शेयर करते हैं। और तो बहुत सबके प्रयास से जो है बहुत अच्छा बदलाव हम लोग लाने आप युवाओं में खास से लोकप्रिय हैं और युवाओं के बीच में रहते हैं, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि युवा राजनीति में आने से हिचक रहे हैं, डर रहे हैं, थोड़ा असहज महसूस करते हैं। आपकी बातचीत होती है युवाओं से कि युवाओं में राजनीति को लेकर इस तरह की सोच क्यों होती जा रही है, क्यों एक घबराहट है राजनीति में आने से? नहीं, देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि युवा राजनीति में तो आए जी, पर पहले खुद का अपने पांव पर खड़े हो जाएं, इसके बाद वो राजनीति में आए। और राजनीति केवल उत्तेजना में, कई बार मैं कहता हूं, कई लोग मंचों पर मैं देखता हूं, कई लोग जब विषय पर बहुत डेप्थ में बात करते हैं तो युवा उससे बहुत प्रभावित नहीं होता, उसका ध्यान जो है कहीं ना कहीं इधर उधर जाता दिखता है। पर वहीं कोई कह रहा है कि मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, तो लोग कूद कूद कर तालियां बजा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आज युवाओं को, अगर इफ दे रियली वांट टू चेंज द सिस्टम, अगर वो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, तो दे शुड लर्न अबाउट द पॉलिसीज विच ड्राइव्स एवरी सिस्टम। उनको उस पॉलिसीज के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे ये सिस्टम की पूरी संरचना होती है, तभी आप बदलाव ले आओगे। अब जिसने गैस्ट्रो की पढ़ाई की हो उससे आप आंखों का इलाज नहीं कराओगे। तो कहीं ना कहीं मैं युवाओं को कहता भी हूं कि बराबर अध्ययन करके आइए। राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं बहुत हैं और सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप स्वयं अपनी एक लकीर और अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ आइए। हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इतने बड़े परिवर्तन हमने देखे हैं। तो ये इस वजह से कि ऐसे सकारात्मक लोग ही हमको लीड कर रहे हैं जो कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाह रहे हैं। तो मैं ऐसे युवाओं को भी प्रेरित करता हूं। और एक बहुत बड़ा माध्यम मैं ये भी कहता हूं कि वी शुड ऑर्गेनाइज मोर एंड मोर यूथ पार्लियामेंट्स, जो हमें कॉलेज के स्तर पर भी करना चाहिए। जैसे कोई बिल आता है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर चर्चा परिचर्चा हो। एक स्टूडेंट का जो समूह जो है पक्ष बन जाए, विपक्ष बन जाए, उस पर लंबी चर्चाएं हो, लोगों को पता तो चले कि ये देश चल कैसे रहा है, उसके कौन से नियम कानून कायदे, कौन से बिल, कौन से जो नीतियां जो है इस देश को आगे चलाने का काम करें। इस बारे में तो लोगों को अध्ययन करना ही चाहिए। मुझे लगता है नीरज भाई, एक सवाल और है जो आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि आपने सीनियर लीडर्स से भी काम किया है, उनके साथ भी, और युवाओं के साथ भी आप काम कर रहे हैं, और ये चर्चा लोगों के बीच में आम रहती है। नए नेताओं में, यानी युवा नेता और पुराने नेता
दोनों में क्या फर्क आपको नजर आता है? देखिए, पुराने नेताओं ने बहुत संघर्ष और समर्पण का परिचय दिया है। मैं दूसरे दलों की बात नहीं करूंगा, केवल अपने दल की बात करता हूं जी। जब अगर मैं दूर न जाऊं, अगर मेरे पिता की बात करूं तो उन लोगों ने जब इस पार्टी से जुड़े थे तो ये नहीं था कि सत्ता संगठन में आएंगे, उस पार्टी का अस्तित्व तो ना के बराबर था। तो ये रहता था कि भाई एक पार्टी विशेष जिसने आज़ादी के बाद इस देश की कमान संभाली, उसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उसका जो भी एजेंडा है, वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति से ही प्रभावित दिख रहा है जी। तो क्यों ना इस देश को एक वैकल्पिक विचारधारा दी जाए। अच्छा, जब वो चाहते तो जनता पार्टी के साथ थे, बढ़िया सत्ता के सोपानों पर बैठकर सत्ता वापसी के सपने देखते, पर संघर्ष और समर्पण के साथ धीरे धीरे अब संगठन का विस्तार हो गया, अब बड़ी हो गई है। आज का युवा जो है 30 मिनट की पिज्जा डिलीवरी वाला है और तुरंत तात्कालिक लाभ चाहता है और जो बिना संघर्ष के मिल जाता है ना, वो सफलता भी बहुत लंबे दिन तक नहीं रह जाती, उसकी भी जो है आयु जो है बहुत लंबी नहीं होती। तो मैं तो युवाओं को यही कहूंगा कि आज का युवा बहुत लर्नेड भी है, वो कई विषयों पर अपने ओपिनियंस रखता है और पर यही है कि एनर्जी है, इट हैज टू बी गाइडेड इन ए पॉजिटिव मैनर। और मैं यही कहता हूं कि थोड़ा सा अध्ययन करके एक दिशा को एकदम एकाग्रचित होकर लक्ष्य निर्धारित करके काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं पर भी काम करते करते कहीं ना कहीं मर्यादाओं का अतिक्रमण ना हो। मर्यादाओं की आपने बात करी तो एक और मुझे सवाल याद आ गया। आपको संस्कारों की राजनीति का नेता कहा जाता है, नाम दिया जाता है, ये आपने बचपन से सीख लिया था कि संस्कारों के साथ राजनीति करनी? आज के समय में जब एक दूसरे पर जबरदस्त कटाक्ष किए जाते हैं, प्रहार किए जाते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये हम दूसरों से वही व्यवहार करिए जो आप अपने साथ होना पसंद करते हैं। तो हाड़ मास का व्यक्ति तो हर कोई है, विरोध करना ठीक है, जो बात ठीक न लगे वो उसका विरोध करना चाहिए, पर विरोध की भी एक अपनी मर्यादा होती है। हमने जिस रामायण को पढ़ा उसमें भगवान राम ने जब रावण जो अहंकार का प्रतीक था, जब उसका हनन किया, तो हनन करने के बाद भी राम के प्रति जो है रावण के मन में बहुत ही तिरस्कार का भाव ही नहीं था, श्रद्धा का भाव था। और राम का भी अपने विरोधी के प्रति भी जो भाव था, वो अपने भाई स्वयं लक्ष्मण को कहते हैं कि वो विद्वान व्यक्ति है, उसके पास जाकर विद्या ग्रहण करो। तो कहीं ना कहीं आपस में एक लड़ाई भी चल रही है, पर दूसरी बार एक उसकी मर्यादाओं को भी उसमें प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, पुराने हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे इस तरह की जो रामायण महाभारत जो पुस्तकें हैं, इनमें दे आर लाइक ए गाइडिंग फोर्स, दे आर वो एक तरह से प्रकाश स्तंभ की तरह हमको दिशा दिखाने का काम करते हैं। और मैं ये मानकर चलता हूं कि संस्कार रहित शिक्षा जो है विध्वंस करने का काम करती है, और संस्कार समाहित शिक्षा जो होती है वो हमेशा निर्माण का काम करती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि सोचिए कि मुंबई में जो आतंकवादी आए समुद्र के रास्ते, उनके अंदर पूरे जो इंटेलिजेंस को उन्होंने धता बताकर एक कितनी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को वहां अंजाम दे दिया, तो उनका भी माइंड तो शार्प होगा, और शार्प माइंड उसका भी होगा जो आज उसी समुद्र के ऊपर सी लिंक बना रहा है। बिल्कुल। पर दोनों की शिक्षा में फर्क है, एक की संस्कार रहित और एक ही संस्कार सहित। संस्कार सहित से निर्माण हुआ, संस्कार रहित से विध्वंस। आपको नेताजी राजनाथ सिंह जी का सेनापति भी कहा जाता है, सही है? नहीं, वो उन्हें जीवन पर्यंत जो है मुझे लगता है कि
अपनी राजनीति को उन्होंने स्वयं ही आगे बढ़ाने का काम किया है। हम लोग उनके जो एक पुत्र का पिता के प्रति होता है उन कर्तव्यों के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में तो हम लोग उनका कोई भी सहयोग नहीं करते हैं। और निश्चित रूप से परिवार की कोई अगर सोशल कमिटमेंट्स हैं तो उसको पूरा करना एक परिवार में रहने के लिए हम लोग की जिम्मेदारी है। पर आपको जानकर होगा, अभी अपने स्वयं रक्षा क्षेत्र के हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, पर आई हैव नेवर बीन टू हिज ऑफिस। मैंने अभी तक देखा ही नहीं रक्षा मंत्री कैसे होता है। कभी ऑफिस नहीं गए? नहीं, कभी नहीं। हम लोग मतलब ही नहीं रखते उससे जी। वो अटल जी का वो वाक्य है ना कि चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मैं उस क्षेत्र में मैं चिमटे से भी छूना हम लोग पसंद नहीं करते। वो उनका काम है, हमारा काम अलग है। ये बात अलग है, परिवार के नाते हम लोग परिवार के जो विषय होते हैं आपस में हम लोग साझा करते हैं। पर जो हम लोग का कार्य क्षेत्र है उसमें न तो उन्होंने कभी हमारा सहयोग किया है और न तो हमने भी अपेक्षा करी है कि वो हमारा सहयोग मांगे। हनुमान भक्त हैं नीरज सिंह? नहीं, मैं परम पिता परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास करता हूँ। मैं गॉड लविंग भी हूँ, गॉड फियरिंग भी हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरा अस्तित्व है तो उसी परमपिता परमेश्वर की वजह से है। और पूजा अर्चना और कहीं ना कहीं उस पूजा अर्चना के माध्यम से अपने अंदर भी एक शक्ति का बोध करता हूँ और इसीलिए ना तो किसी को डराता हूं ना तो किसी से डरता हूं। आपकी साइलेंट पॉलिटिक्स की भी बड़ी चर्चा है। चर्चा ये भी है कि आप संघ की तर्ज पर दलित वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचने के लिए साइलेंटली काम कर रहे हैं, बिल्कुल शांत होकर। नहीं, देखिए, दलित वोट बैंक मैं उसको वोट बैंक के रूप में नहीं देखता है जी। वो हमारे एक जो पूरे भारतीय जो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है जिसको विपक्षी दल के कुछ राजनेताओं ने वोट बैंक के तौर पर जो है इस्तेमाल करने का काम किया। और मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनके मन में डर भय पैदा करके कहीं ना कहीं उनको पार्टी से अलग करने का काम किया था। आज उनके बीच में जाकर वही विपक्षी पार्टियों ने जो भ्रम जाल फैलाया है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सदैव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को वरीयता दी है। चाहे वो प्रधानमंत्री का लाल किले की पहले ही भाषण में महिलाओं के लिए शौचालय बताने की बात हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान और सर्व समाज को बंधुत्व का संदेश देने के लिए झाड़ू उठाने की बात हो, चाहे आज आप देखते हैं कि पद्मश्री पद्म विभूषण भी अगर 100 से ज्यादा अगर मिल रहे हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिल रहा है। बिरसा मुंडा की धरती पर जाकर वहां पर प्रधानमंत्री जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों को संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन हमारे प्रधानमंत्री ने किया है और एक भाव कि ये भारत को अगर सशक्त भारत बनाना है तो 140 करोड़ भारतीय एक दिशा में एक लक्ष्य निर्धारित करके एक साथ नहीं चलेंगे तब तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम नहीं दे पाएंगे। और तो जो देखिए, मैं तो कहूँगा कि विपक्षी पार्टी ने एक भ्रम फैलाया कि जो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान में बदलाव कर देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 वर्ष पूर्ण हो गए आज हम जब बैठे हुए हैं तो 11 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पूरे हो गए। आज भी संविधान उसी प्रकार से अक्षुण्ण है, न कोई उसमें परिवर्तन है। परिवर्तन जो भी संशोधन हुए उसमें महिलाओं को सशक्त करने का, अनुसूचित समाज को सशक्त करने के लिए वो अमेंडमेंट हुए, न कि उनसे अधिकार लेने के लिए किए गए। तो यही बातों को हम जनता के बीच में छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं, गिलहरी की तरह जो भूमिका है उसको अदा करते हैं। 16 जनवरी 2023 को आपने राष्ट्रीय स्तर पर डबल कैटेगरी में बैडमिंटन का मैच खेला, वो अनुभव कैसा रहा?
नहीं, मैं मानकर चलता हूँ कि खेल एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो आपको एकाग्रचित करता है और कहीं ना कहीं सकारात्मक रहने का भी भाव एक खेल से आता है। और मैं खेल और खिलाड़ी दोनों का बहुत आदर करता हूँ। अच्छा अनुभव रहा अपने प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन। राजनीति करते हुए समय मिल जाता है आपको खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए? नहीं, मैं देखिए, जो कहता है व्यस्त है वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त होता है। तो मैं इस सवाल को रिफ्रेम कर देता हूँ, आप अपनी निजी जिंदगी में किस तरीके से, दिनचर्या कैसे रहती है आपकी? देखिए, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं या तो योगा या तो व्यायाम या तो कोई खेल, तीन में से कोई एक जरूर करता हूँ। बहुत कम ऐसे नेता होंगे देश में जो इतने फिट होंगे। हाँ। ये जानना चाहिए दर्शकों को। नहीं भाई, और फिट होने भी चाहिए। और मैं तो कुछ दिनों पहले विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के एक विधायक जी ने जो है पान मसाला थूक दिया, तो जिसपे सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई। तो इन सब चीजों से जोड़कर नेता शुड लीड बाय एग्जाम्पल। जी, जो अपने शरीर को समय नहीं दे सकता, मुझे लगता है वो फिर अपने आप को सुव्यवस्थित नहीं रख सकता। समाज कैसे सुव्यवस्थित रखेगा? तो समय से उठकर हम लोग पहले करते हैं, फिर इसके बाद तैयार होकर पार्टी के कार्यक्रम रहते हैं तो कार्यक्रम या जनता से मिलने का काम होता है। जो कार्यकर्ता आते हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करने का, क्षेत्र के संदर्भ में कोई सकारात्मक विचार आते हैं तो उस पर हम लोग और शोध करने का काम करते हैं। तो पूरी दिनचर्या इस तरह रहती है। और फिर इसके बाद शाम को तो जो कई कार्यक्रम रहते हैं लोगों के व्यक्तिगत, उसमें भी हम लोग को जाना पड़ता है। तो सारा समय सही बताऊं तो इस समय केवल और केवल समाज और पार्टी को ही समर्पित है। अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ, ये भी दर्शक जानना चाहते हैं। आपकी शादी हो चुकी है, लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? नहीं, मेरी अरेंज ही है। और आपको जानकर खुशी होगी, मैं जैसे मैंने बताया कि मेरे परम मित्र भी पत्रकार ही हैं जी, तो मेरी पत्नी भी पत्रकार ही रही हैं। तो मैं पत्रकारों के किसी भी आयोजन में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई आपका जो भी विषय मुझे बताइए, मैं पत्रकारों का दर्द भी समझता हूं और मेरी पत्नी पत्रकार रही हैं तो पत्रकारों का दिया हुआ दर्द भी समझता हूं। अच्छा, दोनों आप समझते हैं, ये बड़ी बात आपने कही। तो आपकी पत्नी की और आपकी मुलाकात कैसे हुई? अब व्यक्तिगत कुछ हमारे मित्र थे, उन्होंने ही परिवार में ये रिश्ता भेजा था जी। और बस बात जम गई सो जम गई। अब जो है, अब तो एक लंबा समय निकल गया। तो आपके परिवार में कोई विशेष परंपरा है, जब आप साथ में बैठते हैं उसका पालन करना पड़ता है, कुछ इस तरह की चीज? नहीं, बस एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान का भाव और बस कोई परंपरा तो यही है कि जो एक कोई भी भारतीय परिवार में होता है जी, छोटा छोटा है और बड़ा बड़ा है, इन मर्यादाओं की जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ उसका हम सब लोग पालन करते हैं। बाकी निश्चित रूप से घर को सुव्यवस्थित रखने का काम तो घर की महिलाएं ही करती हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। हम अक्सर देखते हैं कि आप संगठन को लेकर काम करते हैं, रणनीति बनाते हैं। आने वाले दिनों में आपकी क्या तैयारी है? क्या आप देख सकते हैं कि नीरज सिंह कहीं से चुनाव लड़ेंगे या फ्रंट फुट पे भी खेलेंगे आकर? देखिए, चुनाव मेरे मन से अगर टिकट मिल जाएगा इस पार्टी में तो कब का लड़ लिया होता, पर ये चुनाव लड़ना न लड़ना, ये लड़ाना ये पार्टी का। आने वाले दिनों के लिए कुछ सोचा होगा आपने, क्या तैयारी? नहीं, ये हमारे सोचने भर से अगर इस पार्टी में कुछ नहीं होता। ये इतने समय से मैंने कहा ना कि मैं मेरी पार्टी साथ ही साथ बड़े हुए हैं, तो पार्टी जिस भी भूमिका में हमें चाहेगी उस भूमिका में हमारा प्रयोग करे। पर मेरी व्यक्तिगत इच्छा कहेंगे तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा केवल और केवल इस संगठन को और सुदृढ़ बनाने के लिए, कैसे, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए एक बात कही थी कि अभी भी हम वैभव काल तो निश्चित रूप से हमारा लौटा है, पर हम अभी चरम पर नहीं है। तो अभी और काम करने की आवश्यकता है, संगठन को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जो कहीं ना कहीं जिन प्रदेशों में पार्टी का विस्तार नहीं हुआ है
उनमें भी पार्टी का विस्तार हो, और इस पूरे कार्यक्रम में अगर पार्टी कहीं पर भी मेरी उपयोगिता समझती है सुदृढ़ करने के लिए, तो मैं अपने आप को 24 घंटे 365 दिन इस पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। आपने भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए क्या मुद्दों पर काम किया? राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संगठन का मुझे भारत तिब्बत समन्वय संघ में अवसर मिला था। ये मुहिम कि किस प्रकार से आज जब एक अखंड भारत का जब हिस्सा होता था, तब कैलाश मानसरोवर भी हमारी अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। तो वहाँ पर भी आधिपत्य जो अब तो चीन का है, पर हम किस प्रकार से श्रद्धालु वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना कर सकें और किसी तरह का उनको किसी प्रकार की परेशानी से न गुजरना पड़े, एक वह भी प्रयास था। और साथ ही साथ तिब्बत के एक ऐसा देश था जहाँ पर भारतीय लोगों के प्रति उनका भाव बहुत अच्छा था, सेंटिमेंट्स उनके हमारे साथ थे। पर चीन ने जिस तरह से अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, चीन ने जिस तरह से हांगकांग मकाऊ पर कब्जा कर लिया, वो तिब्बत पर कब्जा करके कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी अतिक्रमण करने का काम कर रहा है। तिब्बत जो अपनी आयुर्वेद के लिए जाता था, अपनी साहित्य के लिए जाना जाता था, उस पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल के अंदर भी वो कहीं ना कहीं अपनी आधिपत्य जमाने का काम कर रहा है। चीन ने रशिया के भी कुछ जमीन पर कब्जा करके रखा है। तो कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म से चीन के उस षड्यंत्रकारी जो उनकी रणनीति है, उसको भी हम जनता के बीच में उजागर करने का काम कर रहे थे और एक सेंटिमेंट बनाने का प्रयास कर रहे थे कि हमें जब भी आवश्यकता होगी तो सरकार के साथ जो है हमारे संगठन को और लोगों को भी जोड़कर इस हमको कहीं ना कहीं सशक्त एक भूमिका निभानी चाहिए। बस छोटे छोटे से एक दो सवाल और है, मुझे पता है समय की एक सीमा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। आप और आपके पिता राजनाथ सिंह के बीच में रिश्ता कैसा है? ये बॉन्ड कैसे शेयर करते हैं आप? क्या बातचि रहती है? नहीं, जैसे मैंने कहा ना, भारतीय परिवार में जो एक जनता के बीच में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है जानने के लिए। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से एक पिता पुत्र का होता है, एक बाप बेटे का होता है, वैसा ही है। कोई मजेदार किस्सा याद है आपको बचपन का या जवानी का, कोई उनके साथ? देखिए, मैं आपको सही बताऊं, जो राजनीति में जो लोग रहते हैं, कई बार उनके बारे में लोगों को कई धारणाएं हो जाती हैं। तो उन्हें लगता है कि आज भी हम उसी जो है स्टील की प्लेट में ही खाते हैं, वही दाल रोटी चावल साग ही खाते हैं, कुछ और नहीं होता है। तो सब कुछ बहुत ही साधारण है। बाहर से लोगों को दुनिया बड़ी ही हसीन दिखती हो, पर हर व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर हो, उसका एक अपना स्ट्रगल है। आदमी जितने बड़े स्थान पर बैठ जाता है, उसको कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध हो जाता है, उसके छुपने की जगह उतनी कम हो जाती है। तो ही शुड बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल। और मुझे लगता है कि पिता के साथ हमारा वही संबंध है, जिस तरह से मैंने कहा ना कि मर्यादित ढंग से अपनी बात रखते हैं, उन्हें समझ में आती है, उन्हें स्वीकार होता है, तो वो हाँ कहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर वो ना कहते हैं तो हम रुक जाते हैं। जैसे हर एक परिवार में होना चाहिए, बड़ों का मान, बड़ों का सम्मान, वो हम मना करते हैं। अगर नीरज सिंह राजनीति में नहीं होते तो क्या करते हैं? आपने कोई कभी दूसरा कैरियर सोचा? कि मैं सही बताऊं, मेरी बड़ी इच्छा सेना में जाने की थी, और पर उस समय क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जा चुका था, तो मेरे मन में होती थी, पर मैं जा चुका था उस क्षेत्र में। फिर लगता था कि मैं एग्जाम दूं, तो आपको जानकर हैरानी होगी, पिताजी रक्षा मंत्री हो गए थे जी। तो उस समय हो चुके थे? हाँ, हो चुके थे। मैं जब अभी इधर की बात बता रहा हूँ, तो मेरे मन में इच्छा जाग रही थी कैसे मैं सेना में आज भी काम करने का अवसर मिल जाए। तो मैंने टेरिटोरियल आर्मी का
एग्जाम भी दिया। तो ये भी हाल ही की बात है? हाल ही की बात है। और मैंने, क्योंकि लखनऊ में सभी लोग जानते हैं, तो मैंने मास्क पहनकर और पैंट शर्ट पहनकर जो है, रक्षा विभाग के ही सभी लोग थे वहां पर जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे, कोई मुझे पहचाने ना। तो उस समय थोड़ा, अभी मैं इधर हाल की बात बता, जो कोविड का पीरियड चल रहा था 2020 के आसपास, 2021 की बात मैं बता रहा हूँ, तो मैंने मास्क वास्क चढ़ाकर जो है मैंने एग्जाम दिया था। इंटरेस्टिंग है जी। पर क्योंकि सही बताऊं तो लंबे समय से पढ़ाई अध्ययन छूट गया, तो उसमें नहीं हो पाया। पर मेरी इच्छा है कि मैं आगे जो है, कई लोग कहते थे अरे मंत्रालय है, आप तो करा ही लेंगे, आप तो एग्जाम पास कर लेंगे। मैंने कहा है कि जो पिता जो है नकल अध्यादेश लगाकर शिक्षा में शुचिता लाने का प्रयास कर रहा है, और मैं जो है कॉपिंग करके कोई एग्जाम पास करूं, ना हमारा ऐसा विचार है, ना है हमारा संस्कार। आखिर में नीरज भाई, बस एक छोटा सा रैपिड फायर है, राजनीति और फैशन कौन सा आपके लिए ज्यादा चुनौती है? नहीं, राजनीति ही मेरा फैशन। ये अच्छा है, ये आपने अच्छा जवाब दिया। कौन ज्यादा तेज, आप या आपके पिता? नहीं, पिता सदैव जो है बेटे से तेज होता है। ओके। जब घर में राजनीति चलती है तो टीवी चैनल कौन देखता है? हमारे बच्चे। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बनूंगा तो पुनः जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही तुरंत कमान दे दूंगा कि देश एक भी दिन उनके बिना जो है कहीं ना कहीं डायरेक्शन से कहीं अलग हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि जितना भी दिन, जितना भी समय वो प्रधानमंत्री के रूप में दे सकते हैं वो दें। आज मैं सही बोल रहा हूँ, केवल आपका मंच ये नहीं है, इसलिए कई ऐसे आंकड़ों के आधार पर मैं कहता हूँ, आप देखिए ना, कभी हम 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे 2014 से पहले, आज 4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, और अब तो 4.86 के करीबन जो है, अब हमारे जो है, हम जापान को पीछे छोड़ दिए। मतलब हम पहले जो हमारा एक्सपोर्ट था, ऑलमोस्ट इट हैज ग्रोन अप टू 5 टाइम्स। जो एयरपोर्ट थे उसकी संख्या आज 4 गुनी हो गई, जो एम्स थे उसकी संख्या जो है ऑलमोस्ट जो है 6 टाइम्स हो गई। तो ऐसे कई क्षेत्रों में जब मैं देखता हूँ, तमाम उस पर आकलन करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि देखो कैसे एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी, ईमानदारी से सब कुछ त्याग कर संत के रूप में उन्होंने काम किया है, तो मैं एक दिन भी प्रधानमंत्री का पद खुद के लिए नहीं, जितना समय हो सके वो दें। फिर भी आपको एक मौका मिले एक दिन के लिए, तो कोई तो ऐसा काम होगा जो आपने सोचा होगा कि मैं ये करूंगा, या कभी इस बारे में सोचा नहीं? नहीं, देखिए, मैं यही चाहूंगा कि पूरे राष्ट्र के अंदर जो है जी एकता का भाव जो है और प्रगाढ़ हो जी। उसके लिए जो भी संभव बन पड़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमें अपने जो हमारा जो ये 140 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है, मोर देन दैट, ये हमारी एक एसेट है जी। और जब हम ये मानेंगे कि भारतीयता का भाव और राष्ट्र प्रथम की भावना अगर रखेंगे ना, तो फिर बाकी चीजें तो एवरीथिंग विल फॉलो इट अप जी। नीरज सिंह की एक सीक्रेट सुपर पावर क्या है? सीक्रेट सुपर पावर मेरी है कि मेरा है नेवर डाइंग एटीट्यूड। मैं कभी हार नहीं मानता। कई लोग कहते हैं कि आप 20 साल से आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इतने लंबे साल तक काम करते हुए और इतने बड़े परिवार में होते हुए भी कभी जो है आपने कभी कोई पद नहीं लिया, ये कैसे संभव है? और फिर भी लोग आपको जान रहे हैं, आपके कामों की चर्चा होती है। तो मैं कहता हूं कि वो इसलिए क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य मालूम है, मुझे अपना कार्य मालूम है, और उस कार्य की प्राप्ति के लिए मैं न रुकता हूं, न थकता हूं, न आकांक्षाएं पालता हूं, न तो अपेक्षाएं पालता हूं। केवल और केवल काम करना है, और काम जिससे कंस्ट्रक्टिव वे में मैं सोसाइटी में चेंज ला सकूं, ये अवधारणा के साथ मैं काम करता हूं। आपके पास सबसे ज्यादा किताबें किस विषय की हैं, राजनीति या किसी और? नहीं, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, उनके सिद्धांतों पर, स्वामी विवेकानंद के जीवन पर, अगर आप लाइब्रेरी देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा
स्वामी विवेकानंद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन वृत्तांत पर ही ज्यादा किताबें मिलेंगी। आपके परिवार में सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आता है, इंक्लूडिंग यू? मुझे लगता है कि हम सभी लोग नरम दल वाले हैं, गरम दल वाला हाँ तो कोई नहीं है। गुस्सा कहीं ना कहीं व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो आप फिल्में देखते हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कोई ऐसी फिल्म जिसका कोई रोल आप चाहते हो कि वो मैं करता? देखिए, वैसे तो सारी मूवीज एक से बढ़कर एक हैं। अमिताभ बच्चन जी से लेकर अब जो नए नए हीरो आए हैं, सबकी पिक्चर्स अच्छी हैं। मैंने अभी हाल में एक पिक्चर देखी थी, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगी थी, चंदू चैंपियन। बहुत अच्छी मूवी थी। तो और एक और मूवी देखी थी मैंने सोचा था कि मैं सभी अपने लखनऊ के कार्यकर्ता बंधुओं के साथ भी वो देखूंगा। वो थी 10वीं पास। जो शिक्षा जो है आपके लाइफ में कैसे आपकी सोच में बदलाव ला देती है, उस पर था। तो वो जो है, मैं जरूर ऐसी इंस्पायरिंग मूवीज जो है जी अच्छी लगती है मुझे। फेवरेट एक्टर कौन है आपका, पुराने जमाने का और आज के समय का? आज या कल या कभी भी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन फॉरएवर, महानायक। और एक्ट्रेस में कभी सोचा नहीं, सही बताऊं, तभी अच्छी दिखती हैं जो अमिताभ बच्चन के अपोजिट। अमिताभ बच्चन के अपोजिट जो थी तो यानी करंट में कोई नहीं? कोई नहीं। आपका फेवरेट खाना? फेवरेट खाना मुझे दाल चावल और ज्यादा मैं लोगों को बहुत ज्यादा पनीर की सब्जी नहीं पसंद, मुझे पसंद है। आपको खाना बनाना आता है? कभी खुद बनाते? बना लेता हूँ, बहुत बुरा। अच्छा, किसी पार्टी में अगर डांस करने का मौका मिले तो आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? मैं बस यही काम नहीं कर पाया जीवन में, डांस। अच्छा, डांस नहीं कर पाए। तो कभी कोई गाना फेवरेट हो जो सुनते तो होंगे? हाँ, गाना मुझे कई पसंद हैं, और मैं सही बताऊं तो some of them are very patriotic, some of them are very religious, some of them are very romantic। तो अलग अलग हैं, पर जो एक गाना था पुराना वाला, कसमे वादे प्यार वफा सब, वो गाना बहुत पसंद था। और एक गाना ये है, वो शायद हरिहरन ने गाया है, भारत हमको जान से प्यार है। आपके बहुत सारे दोस्त रहे हैं, आपने खुद ही बताया, तो कोई ऐसा नाम या कोई ऐसा विषय जिसे लेकर वो चिढ़ाते हो, जैसे आपस में दोस्तों में टॉन्टिंग होती है? कोई उपनाम दिया हो या कोई विषय? नहीं, वो मेरी लंबाई पर ही कभी कभार जो है मजाक हो जाता है। मैं 6 फुट 2 इंचेस हूँ, तो कोई बात नहीं। वो अब ऊपर वाले ने उन्हें लंबाई नहीं दी तो वो मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। कभी सोशल मीडिया पर कोई मजेदार गलती की? मैं सही बताऊं तो मैं अब स्वयं अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं करता हूं जी। तो जो गलती करते हैं, जो हैंडल करते हैं, फिर मैं उनसे बात करता हूं राजनीति छोड़कर आप क्रिकेट को अगर देखें तो क्रिकेट में आज जो इंडियन टीम है, कितने नंबर देंगे? अच्छी टीम है, अच्छी टीम है। आज की जो क्रिकेट लॉट है, जितने प्लेयर्स हैं, दे आर वेरी फिट। आजकल यो टेस्ट होता है, इसके बाद उनकी फिटनेस लेवल चेक होती है। आज की टीम बहुत अच्छी है, और कुछ बड़े अच्छे प्लेयर्स भी हैं इस समय। विराट कोहली, रोहित तो हैं ही, फिर शुभमन गिल भी अच्छा कर रहे हैं। बुमराह मतलब मुझे लगता है वन ऑफ द वर्स्ट बेस्ट। फेवरेट क्रिकेटर अगर मैं पूछूं आपका, कौन आप एक नाम अगर आपको लेने भारत का कोई भी व्यक्ति कहेगा सचिन तेंदुलकर, न वैसा प्लेयर हुआ, न मुझे लगता है कम से कम हम लोग के देखते देखते तो वैसा कोई स्थान जो है जो उन्होंने पाया था, तो शायद ही कोई पाया। जाते जाते बिल्कुल आखिर में, आप पौधारोपण को लेकर बहुत कार्य कर रहे हैं, हम देखते हैं आप लगातार कैंपेन इसे लेकर चलाते रहते हैं, खुद भी पौधे लगाते हुए अक्सर नजर आते हैं। इसे लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें, इसे लेकर आप इतने ज्यादा डेडिकेटेड क्यों हैं और जनता को क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप बोलना। देखिए, प्रकृति के प्रति हम लोगों को बहुत सजग होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आगे की जनरेशन को क्या देने जा रहे हैं, उसमें आज का हमारा एटीट्यूड आज के पर्यावरण और प्रकृति के प्रति क्या है, ये निर्धारण करेगा।
और आज जब ज़रूरत से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है आज एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, और जब शहरीकरण की दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हमें और ज़्यादा सजग हो जाने की आवश्यकता है। केवल पौधारोपण ही नहीं, हम छोटे छोटे प्रयासों से अपने अंदर एक व्यवहारिक परिवर्तन लाने का काम करते हैं। अब जैसे मैं पॉलिथीन बैग की जगह मैं लोगों को जूट बैग वितरण करने का काम दिया है। वाटर कंजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं, तो वाटर कंजर्वेशन करना है, हमने कोई अपने यहाँ वो आजकल कहते हैं ना, टुल्लू लगा देते हैं लोग, और वो जो है पानी चढ़ता है, टंकी आपका वो भर जाता है ड्रम और पानी गिरता जा रहा है। तो एक वाटर अलार्म इंडिकेटर आता है 1100 रुपए का, वो लगा दीजिए। अगर आपने एक घर में 1 लीटर पानी भी गिरने से बचा लिया, तो सोचिए अगर उस कॉलोनी के अंदर, एक बिल्डिंग में तो आजकल 1-1 हजार घर होते हैं, तो आप 1000 लीटर पानी बचाते हैं। तो इन सब छोटे छोटे विषयों पर तो पहले लोग सोचना चालू करें। बड़े बड़े विषय, नदियां साफ करनी, और फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे कम किया जाए, उस पर काम करने के, ये सारी चीजें सरकार बड़े विषयों को ले रही है, पर हमें अपने अंदर व्यवहारिक परिवर्तन लाने की जरूरत है। पौधारोपण भी एक निश्चित रूप से एक उसी क्षेत्र में काम है। केवल पौधारोपण ही ना हो, मैं तो जैसे एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चल रहा है, मैं तो कहता हूँ कि एक परिवार का सदस्य के रूप में उसको आप अपनी माँ के याद में, अपने पिता के याद में, या फिर जो परिवार में जो भी आज नहीं रहा उसके याद में करते हुए उसको आज अपने परिवार में भी सम्मिलित करके उसका संरक्षण करें। नीरज भाई, अगर आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो कह सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, इस सशक्त माध्यम के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। मैं तो यही लोगों से कहूँगा, युवाओं से भी, कि आज देयर इज़ अ बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आज अपनी ऊर्जा को आप उचित दिशा में केंद्रित करते हुए काम करिए। आज भारत में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, भारत में संभावनाओं की कमी नहीं है, पर हमें अपना मीडियम खुद तय करना होगा, और उस मीडियम में हम अपनी पूरी एनर्जी को अनावश्यक रूप से न लगाकर कंजर्व करते हुए एक दिशा में लगाएं। मुझे लगता है सकारात्मक हम और सफलता हमारे कदम चूमेगी। और मैं भी आज आप सबसे जुड़कर अपनी बात को कह पा रहा हूं, तो मुझे लगता है किसी न किसी सकारात्मक का भाव भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं देने का काम कर रहा हूं। मोहसिन जी, आपके साथ पहले भी मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला है। आपने सदैव ही जो पत्रकारिता के उच्च मानक हैं उसको आपने कहीं ना कहीं फॉलो करने का काम किया है। इस पॉडकास्ट एक बहुत बड़ा मीडियम बना है आज के डेट में, कई जो है व्यूज़ जा रहे हैं, तो इसके माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने भी इसके मानक होते हैं उसका आप अनुसरण करेंगे। और MK टॉक्स को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका यशस्वी हो और देश के बड़े पॉडकास्टर्स में आपका नाम शुमार हो, इसकी भी मैं बहुत थैंक यू सो मच नीरज भाई, आपने समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नीरज सिंह जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में अपने नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए MK टॉक्स। नमस्कार, आदाब।